चलिए विद्यार्थियों, मैं घनश्याम सर लखीसराय आज आपके बीच बता रहे एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं, वह आपको 6 फरवरी को बता रहा अवश्य ही याद आएगा। 6 फरवरी। और देखिए हमारा हेडिंग है महामैराथन राजनीति विज्ञान। बोर्ड परीक्षा 2023 में टॉपर बनना है तो ये काम अभी से करें, यानी ये काम अभी से करो, टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम इसके पहले भी 2 वीडियो बता रहे अपलोड कर चुके अपने चैनल पे, घनश्याम सर लखीसराय, और 2 वीडियो मेरा अपलोड है महामैराथन सब्जेक्टिव। इसके अलावा मेरा इतिहास में पूरा फुल बता रहे ऑब्जेक्टिव अपलोड है। कई हम बता रहे छोटा छोटा वीडियो में अपलोड किए हैं। और इसके बाद कल भूगोल का बता रहे हैं आपको, VVI 2023 के लिए बता रहे हैं सब्जेक्टिव का 100% सॉल्यूशन एक वीडियो लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए ये प्रश्न है निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताएं। और इसके पहले आप वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें जितना भी मैं प्रश्न दिया हूं वो आपके दिमाग में जाएगा और उसी दिमाग से फिर कॉपी पे लिखा जाएगा। अगर आपको लगता है तो इसको डाउनलोड कर ले या इसको कॉपी में लिख करके पढ़ जाए। जितना भी हम बता रहे भी अपलोड किए हम। निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताए। तो चलिए हम निर्वाचन को लेकर के आपको कुछ जानकारी भी दे देते हैं। और जानकारी दे देते हैं, थोड़ा सा पेन ठीक कर लेते हैं। देखिए हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हम आज़ादी प्राप्त किए। हमने संविधान का निर्माण किया और संविधान के द्वारा संप्रभुता जनता को प्रदान की गई। समय समय पर यहाँ चुनाव कराए जाते हैं, लोकसभा, राज्य में विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का, मुख्यमंत्री का। तो भारत लोकतांत्रिक देश है और अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही शासन का निर्माण करते हैं, सरकार का गठन करते हैं। और इस निर्वाचन में, इस चुनाव में निर्वाचन आयोग का होना बहुत ही जरूरी है। यह एक संवैधानिक निकाय है। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, चर्चा है। आपको पता है कि इसी 324 से 329 के बीच में जो 326 अनुच्छेद है, इसी अनुच्छेद में मताधिकार का जिक्र किया गया है। और मताधिकार की उम्र सीमा कितना तय किया गया है? 18 वर्ष। ये कब किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 ईस्वी में। और यह जो संशोधन हुआ था किस प्रधानमंत्री के समय में हुआ था? किस प्रधानमंत्री के काल में 61वां संविधान संशोधन हुआ? उन्होंने 21 वर्ष की जो उम्र सीमा थी वोट डालने की, उसको घटा करके 18 वर्ष किया था। तो ये प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी। तो देखिए ये क्या हो गया? एक संवैधानिक निकाय हो गया। संवैधानिक निकाय हो गया। भाग 15 में जिक्र है, अनुच्छेद 324 से 329 है, 326 में मताधिकार का जिक्र है, 21 से 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन 1989 है। और निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950 में हुआ है। देखिए, और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता? राष्ट्रपति करते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना है भाई? 6 वर्ष या अधिकतम उम्र सीमा कितना हो जाएगा? 65 वर्ष। ये दोनों में जो हो तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर भी हमने कहा है। और अब हम चलते हैं इसके उत्तर पर। देखिए इसका उत्तर आ गया। भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार का उल्लेख निम्न है। 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में मतदाता की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 ईस्वी में दल बदल पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया, जिसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया।
चुनाव में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग से समय व संसाधन का बचत होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्यार्थी, देख लीजिए। न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध होने पर विधायक, विधान परिषद, संसद की सदस्यता का समाप्त होना, यही 4 पॉइंट आपको पूछ रहा है। 2 नंबर का है, सटीक लिखना है। मेरा दावा है कि 100% बिहार बोर्ड मार्क्स देती है और हमारे द्वारा पढ़ाए गए कई ऐसे विद्यार्थी जिनका कॉपी बोर्ड में भी पहुंचा है और वे जिला टॉप के लिस्ट में भी आए हैं। तो चलिए, भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार का उल्लेख निम्न है। तो पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, हेडिंग अगर आप देना सीख गए, लिखने में दिक्कत नहीं होगा। अब हम समय ज़्यादा आज आपका नहीं लेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? विविधता का मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रकार। जैसे हम देखते हैं बाग बगीचा में गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। और एक कवि प्रदीप ने लिखा भी, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। यह जो लेख है, यानी यह जो बता रहे आपका कविता है, यही हमारी विविधता में एकता को दर्शाती है। तो हमारे देश में विभिन्न धर्म, भाषा, संप्रदाय, संस्कृति के लोग रहते हैं और जब हमारे देश के ऊपर संकट का बादल मंडराता है, जब हमारे देश के ऊपर विदेशी आक्रमण का खतरा दिखने लगता है, जब देश के अंदर मानव जनित या प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होती है, भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, ऐसे समय में संपूर्ण देशवासी एकजुट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति को पंडित नेहरू ने विविधता में एकता वाला देश कहा था। चलते हम इसके उत्तर पे, देख लीजिए। हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय इत्यादि लोग निवास करते हैं। जब देश के ऊपर संकट का बादल मंडराता है तब संपूर्ण भारतवासी एकजुट हो जाते हैं, अर्थात सभी लोग मिलजुल कर संकट का सामना करते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए, अब आपको परिवर्तन कर देना, जैसा कि विदेशी आक्रमण के समय या देश में प्राकृतिक या मानव जनित आपदा के समय लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, तभी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को विविधता में एकता वाला देश का। मेरा उत्तर देखिए कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बलवंत राय मेहता समिति की 2 सिफारिशों का उल्लेख करें। विद्यार्थी, हमें यह समझना है यहाँ पर कि यह जो बलवंत राय मेहता समिति है, ये पंचायती राज से संबंधित है। क्लियर? इस समिति का गठन 1957 में हुआ और हमें गौर करना है कि भारतीय संविधान जो हमारा है, उस संविधान का जो बता रहे अनुच्छेद है, यानी आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है। यानी ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है, ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान। अब कहता देखिए, अब यह जो अनुच्छेद 40 है भाग 4 से संबंधित है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 का जिक्र है और यह जो भाग 4 है आयरलैंड से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख जो आपका है वह भाग 4 हो जाएगा, 36 से 51 हो जाएगा। आयरलैंड से लिया गया है और इस भाग को न्यायालय में किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये प्रे है, ये राज्य पर निर्भर करता है कि इस आर्टिकल को, इस भाग के तहत जो आर्टिकल है वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की कल्पना करता है, न्याय की बात करता है। आपको पता है कि इसी भाग के तहत हमारे बिहार में पूर्ण शराबबंदी भी लागू है। ये सरकार पे भी निर्भर करता है कि वो जनता के कल्याण के लिए कैसे किस व्यवस्था को लागू करे। तो देखिए, तो बलवंत राय मेहता जी कौन थे? ये गुजरात से रिलेटेड हैं। ये गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री भी बने, यानी दूसरे मुख्यमंत्री बनने वाले भी हैं। तो अब हमें गौर करना है कि इनकी सिफारिश पर हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ। ये पहला पॉइंट हो जाएगा, जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और पंचायती राज व्यवस्था के तहत स्थानीय निकाय का चुनाव 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है और स्थानीय समस्या के निदान के लिए राज्य के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यही तो लिखना है, कुछ है कहाँ? लोग ऐसे ही पढ़ते नहीं है, टेंशन में रहते हैं। देखिए,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत गांव के संपूर्ण विकास के लिए नेहरू के शासनकाल में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 ईस्वी में एक समिति का गठन किया गया, जिसकी 2 सिफारिशें निम्न है। भारत में गांव के विकास के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर बल दिया गया। ये मुख्य हमारा पॉइंट है, और मुख्य पॉइंट को हमने क्या किया है, हमने बड़ा जो मतलब अंक लिया है, और यहाँ हम रोमन अंक ले लेंगे। हम अंक के द्वारा दर्शा दिए जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। आपको पता है कि जिला परिषद के प्रधान को अध्यक्ष कहते हैं, और इसके प्रमुख, इसके हेड को प्रमुख कहते हैं, और इसका तो प्रधान मुखिया होता है। हर ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी है, कचहरी के प्रधान को क्या कहेंगे, सरपंच कहेंगे। तो मुखिया का जिम्मेवारी है गांव का विकास करना। तो ये देखिए व्यवस्था। दूसरा, पंचायती राज शासन व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया। इस समिति ने स्थानीय समस्याओं के विकास के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की बात कही। समाप्त हो गया। इतना अगर आप लिखते हैं 2 नंबर, 2 का 2 आपको मिलेगा, बशर्ते आपका शब्द शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग अब अगले पड़ाव पे हैं। देखिए इतना सिंपल प्रश्न आया, और फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं। ये डायरेक्ट का रहा, ये डायरेक्ट का रहा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जनता की इच्छा से कानून का निर्माण, जनता की इच्छा व राय से क्या है भाई, कानून का निर्माण। हमारे यहाँ क्या है, हमारी सरकार हमसे राय नहीं लेती है, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि की राय, प्रतिनिधियों की राय, जो सांसद हैं, विधायक हैं, इसी को तो आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का 2 गुण क्या होगा, इसमें सरकार और जनता के बीच में आमने सामने का संबंध होगा, सरकार के व्यय में कमी होगी, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। इतना तो आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे 2 कहता है 2 ही लिखें, ज़्यादा नहीं कॉपी में भरना है, नंबर आपको बम्पर मिलेगा। देखिए हेडिंग, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुणों का लेख निम्न है। सरकार और जनता के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होना, सरकार के व्यय में कमी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित होने के साथ साथ कानून निर्माण में जनता का भागीदार होना, यही तो है। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए इतना सिंपल प्रश्न है, राजतंत्र एवं गणतंत्र में क्या अंतर है। राजा का शासन, गण माने लोक का शासन। तो आज पूरे विश्व जगत में कई ऐसे देश हैं, कई ऐसी जगह शासन व्यवस्था है जहाँ आज भी सुल्तान है, राजा है। तो राजतंत्र के उदाहरण में अगर हम देखें तो हमको ब्रिटेन जो है इम्पोर्टेंट है। ब्रिटेन ये बार बार इस तरह का, चलिए इसको हम लेते हैं बोर्ड जो है ना, देखिए अब स्वतः अपने आप आ जाता है। ये क्या सिस्टम है। चलिए जानिए, आज शाहरुख सलमान खान तो ऐसे भी गलती करता, रिटेक पे रिटेक होता, हम लोग तो टीचर है। देखिए राजतंत्र एवं गणतंत्र, देखिए विद्यार्थी कहता है वैसी शासन व्यवस्था, वैसी शासन व्यवस्था जिसमें समय समय पर जनता द्वारा चुनाव नहीं कराया जाता है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक पद होता है, इसे ही राजतंत्र कहते हैं। जैसा कि ब्रिटेन में जो राजा का पद है, वहाँ लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र है। राजतंत्र में जो राष्ट्राध्यक्ष का पद होगा निर्वाचित नहीं होगा, और गणतंत्र में जो राष्ट्राध्यक्ष का पद होगा निर्वाचित होगा। यही अंतर है। हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति जो है राष्ट्राध्यक्ष है, प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष है। तो राष्ट्रपति का हमारे यहाँ हर एक 5 साल के अंतराल पर चुनाव होती है। अब जान रहे कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति महामहिम महोदया द्रौपदी मुर्मू है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। देख लीजिए यही उत्तर है। और वैसी शासन व्यवस्था जिसमें राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक पद होता है, इसे ही राजतंत्र कहते हैं, जैसे ब्रिटेन। बस अब पैराग्राफ चेंज करेंगे। गणतंत्र का तात्पर्य वैसी शासन व्यवस्था
जिसमें समय समय पर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जैसे अमेरिका, भारत इत्यादि देशों में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना। देखिए अमेरिका क्या है, ये भी गणतंत्र का उदाहरण है, भारत भी गणतंत्र का उदाहरण है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह जनता उसमें भागीदारी होती है। हमारे यहाँ जो चुनाव होता है जनता ना भाग लेकर के जनता द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, जो लोकसभा के सदस्य हैं, जो राज्यसभा के निर्वाचित जो सदस्य है, और जितने भी हमारे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में जो विधानसभा है, उस विधानसभा के बता रहे हैं जो निर्वाचित सदस्य हैं। तो विधानसभा आपको पता है कि दिल्ली में भी, पुदुचेरी में भी है, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में भी है, फिलहाल वहाँ भी विधानसभा भंग है। तो जितने भी विधानसभा है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में, उसके निर्वाचित प्रतिनिधि, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हम एक उत्तर सीखने के लिए हम कई चीज़ सीख लेते हैं। अब फिर से एक बार फ्रेश इसका आप समझ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ देख भी लेना है। सबसे बड़े नंबर में देखिए वैसी शासन व्यवस्था जिसमें राष्ट्राध्यक्ष, इसको हटा देना है। ऐसे वर्तमान अभी हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू है ही, लेकिन यहाँ डिफिनेशन तो है भाई गणतंत्र को लेकर, राजतंत्र को लेकर के है। तो वैसी शासन व्यवस्था जिसमें राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक पद होता है, इसे राजतंत्र कहते हैं। जैसे ब्रिटेन, पैराग्राफ चेंज करेंगे। गणतंत्र का तात्पर्य वैसी शासन व्यवस्था जिसमें समय समय पर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा, डायरेक्ट लिख देंगे, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जैसे अमेरिका, भारत इत्यादि देशों में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना, हमने क्या किया, जनता द्वारा प्रत्यक्ष, जैसे अमेरिका। और इंडिया में क्या, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से, तो यह अप्रत्यक्ष हो जाएगा। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में गणतंत्र का तात्पर्य वैसी शासन व्यवस्था जिसमें समय समय पर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इसे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, जैसे भारत, अमेरिका। अब देखिए विद्यार्थी, ये आपके 2023 के लिए भी आई हुई है, और हमने जो क्लास में पढ़ाया, जो लिखाया, जो यहाँ क्लास की हमारे यहाँ उनके कॉपी में लिखा हुआ है। भले कुछ ऐसे विद्यार्थी जो क्लास लेट ज्वाइन करते हैं, कोई समय पे नहीं आते हैं, कोई कॉपी का ख्याल नहीं रखते हैं, तो उनके प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। और इसका सोल्यूशन भी हम लेकर के आएंगे। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हेडलाइन में नज़र रखिए और कॉपी पर उतार करके रखिए। न्यायिक सक्रियता क्या है, इसका उत्तर भी तलाश कीजिए। नक्सलवाद क्या है, भारतीय विदेश नीति के 3 अनिवार्य कारक बताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखें। शीत युद्ध पर टिप्पणी करें। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, इसी तरह बता रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का नाम लिखें। प्रश्न आएगा सार्क के अध्यक्ष पर टिप्पणी करें। प्रश्न आपको मौलिक अधिकार भी आएगा, मौलिक कर्तव्य भी आएगा। यानी 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा को मिला करके बिहार बोर्ड पूछने का काम कर रहा। प्रश्न आपका वैश्वीकरण तो हमने करा ही दिया है, तो आगे हम लोग इस तरह से और आपके बेहतर भविष्य के लिए लेकर के आते हैं, आएंगे, निश्चित आएंगे। और फिर भूगोल का बता रहे, कल मेरा बता रहे, महा मैराथन चलेगा 2023 के लिए बता रहे। फुल सोल्यूशन 2000 आपका चलेगा, जो VVI क्वेश्चन होगा, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों चलेगा। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों में शेयर करें।